गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 10 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया होगा, जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूं ताकि उस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट न्यूज़ है ये न्यूज़ है, रूस की सेना ने कई जगह पे सीज फायर किया है, जिसको लेकर के वहाँ पे अभी तत्कालिक रूप से गोलाबारी वगैरह रोक दिया गया है। वो जगह है राजधानी कीव, खार्किव, सुमी, मारिपोल या अन्य कुछ और जगह है। कल मैंने आपको मैप के साथ ये जगह दिखाया था। अब इन जगहों पे जो लोग फंसे हुए थे, खास करके भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे, और भारतीय नागरिक में भी खास करके भारतीय स्टूडेंट जो फंसे हुए थे, उनको उन जगह से निकाला जा रहा है। ह्यूमन कॉरिडोर के माध्यम से उनको उन जगह पे निकाला जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक स्पष्ट तौर पे संकेत देने का कोशिश किया है कि वो नाटो में जाने की जिद छोड़ देंगे। जेलेंस्की ने कहा है कि नाटो में शामिल होने की इच्छा त्यागने संबंधी बयान दिया है और कहा है कि वो नाटो की सदस्यता पाने के लिए घुटने पे आकर गिड़गिड़ाने वाले देश नहीं बनना चाहते हैं। देखिए बेसिकली यही लड़ाई थी। या तो अमेरिका यह कहता है कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे तो भी युद्ध रुक जाता, और या यूक्रेन खुद कहता है कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे तो भी युद्ध रुक जाता। ये दोनों ही कंडीशन में युद्ध रुक सकते थे। तो अब फाइनली यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये स्टेटमेंट आया है। अब आप देखिएगा आने वाले 3-4 दिनों में या एक सप्ताह के अंतर्गत पूरी तरह से युद्ध रुक जाएगा। बहरहाल रूस यूक्रेन विवाद क्या था, उस विवाद पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा। रूस यूक्रेन विवाद। अब किसी में उम्र में करे डॉक्टरी की पढ़ाई। देखिए ये संस्था काफ़ी चर्चा में रहा। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन, ये संस्था काफ़ी चर्चा में रहा। और ये संस्था क्यों चर्चा में रहा उसका भी रीज़न था। उसका रीज़न ये था, 2-3 रीज़न इसको देखें। एक रीज़न ये था कि रूस यूक्रेन जो लड़ाई हुई है उसमें जो यूक्रेन, मैक्सिमम भारत के लोग यूक्रेन में रहते हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के लिए रहते हैं। और ख़ास करके खार्किव मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी लोग इंडियन स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में वर्तमान में NMC नेशनल मेडिकल कमीशन ये संस्था चर्चा में है, चूँकि मेडिकल को लेकर के देश में सर्वोच्च संस्था है NMC। दूसरा कारण ये है कि जो हमारे देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 50% सीटों पे जो एडमिशन होगा 50% सीटों पे, उसमें सरकारी विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो तय किया गया फी, वही फी प्राइवेट कॉलेज लेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज में भी 50% सीट सरकार के द्वारा तय किया गया मानक के अनुसार फी होगा उसका। तो ये दोनों कारण को लेकर के NMC चर्चा में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि NMC संस्था आज से कुछ दिन पहले या कुछ वर्ष पहले स्थापित हुई है। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो हमारे देश में जो सर्वोच्च निकाय रही है मेडिकल को लेकर के या मेडिकल के क्षेत्र में निर्णय को लेकर के, वो होती थी MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में हुई थी। तो 1956 से लेकर के 2020 तक देश में मेडिकल को लेकर के ये सर्वोच्च संस्था थी। और 2020 में इस संस्था को डिसमेंटल करके NMC की स्थापना किया गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना किया गया है। अब जो है मेडिकल को लेकर के देश में सर्वोच्च संस्था ये होगी। मेडिकल को लेकर के कोई कानून बनाना होगा, मेडिकल पढ़ाई को लेकर के कोई नियम बनाना होगा या कुछ भी करना होगा तो यही संस्था उसको करेगी। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के गठन को कैबिनेट की मंजूरी।
नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन को गठन को लेकर के कैबिनेट मंजूरी दिया है और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी घोषणा बजट 2021-22 में ही किया गया था, यानी पिछले वर्ष का बजट में ही वित्त मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा किया गया था। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लेकर के लगातार हम काम करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि कोरोना के समय में या वर्तमान में भी जो अमेरिका की कंपनी है, जो पश्चिमी दुनिया की कंपनी है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की कंपनी है, जो चीन में अपना ब्रांच खुली हुई है या चीन में जिस कंपनी का ऑफिस है वो अपना चीन को छोड़ करके भारत आ जाए, ये चाहते हैं। और विश्व की इनफैक्ट कई सारी कंपनी कोरोना के बाद जो है चीन को छोड़ करके इंडिया में आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया के साथ साथ वो लोग वियतनाम भी गई है या अन्य देश भी गई है। तो वैसे कंपनी, वेस्टर्न वर्ल्ड की वैसी कंपनी, अमेरिका की वैसी कंपनी जो चीन छोड़ करके भारत आना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि भारत में उसको प्लांट मिले, भारत में उसको ज़मीन मिले, और ज़मीन मिलेगा तभी जाकर के वो प्लांट अपना स्थापित कर पाएगा। तो इसलिए ये लगातार चर्चा में था कि हम एक काम करते हैं, लैंड बैंक की स्थापना करते हैं, लैंड बैंक की स्थापना करते हैं। देखिए, इस टॉपिक पे भी हमने कई बार चर्चा किया। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर एक कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है, नॉर्मल कोई कंपनी है, वो जाकर के चीन में अगर कंपनी खोलेगी, मान लीजिए अमेरिका की कंपनी है एप्पल कही कि ठीक है, हमको जो है एक ब्रांच खोलना है चीन में और एक ब्रांच हमको इंडिया में खोलना है। तो चीन में जाकर के वो ब्रांच खोलेगी तो 7 से 15 दिन के अंतर्गत उसको सारा का सारा चीज़ क्लियरेंस मिल जाएगा। मैक्सिमम 7 से 10 दिन के अंतर्गत उसको सारा का सारा क्लियरेंस मिल जाएगा, लैंड मिल जाएगा, ज़मीन मिल जाएगा, जितना भी पेपर क्लियरेंस है सब कुछ मिल जाएगा। क्या भारत में 7 दिन में ये पॉसिबल है? क्या एक कंपनी, एप्पल कंपनी इंडिया आएगी तो 7 दिन में उसको ज़मीन मिल जाएगा, 7 दिन में सारे के सारे पेपर क्लियरेंस मिल जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं था। और उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि हमें पास लैंड ही नहीं था या लैंड का कोई डाटा नहीं था। तो इसलिए लैंड बैंक बनाना आवश्यकता था कि पहले हम लैंड बैंक बना लें, ताकि हमारे पास लैंड का एक रिकॉर्ड रहे कि सरकार के ये ज़मीन है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे प्लांट आप बनाइए। तो इसलिए आवश्यकता था कि लैंड बैंक के लिए भी आवश्यकता था कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना किया जाए। तो एक तो ये हो गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या चीन छोड़ के आने वाली कंपनी को हमें लैंड प्रोवाइड करना है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता थी। दूसरा और इम्पॉर्टेंट रीजन जाइए, एक और सरकार परियोजना लाई थी पिछले वर्ष, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, NMP। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में सरकार ने कहा था कि 2024-25 तक हम 6 लाख करोड़ रुपए मुद्रीकरण के माध्यम से हम कमाएंगे, 6 लाख करोड़ रुपए हम अर्जित करेंगे। तो ये कहा गया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत कि 6 लाख करोड़ रुपया 2024-25 तक सरकार अर्न करेगी मोनेटाइजेशन करके। तो उसी का भी कहीं ना कहीं एक पार्ट है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना किया गया। अब आप देखते होंगे कि रेलवे की कई सारी जमीन बेकार होती है, या कई सारी जगह देखते होंगे कि NTPC का कई सारा जमीन, हजारों एकड़ का जमीन बेकार पड़ा हुआ। तो वैसे जमीन को चिन्हित किया जाएगा, जो मान लीजिए इंडियन रेलवे की जमीन है, या मान लीजिए NTPC की जमीन है, या किसी अन्य कंपनी की, भारत सरकार की किसी अन्य कंपनी की जमीन है, उस जमीन को चिन्हित किया जाएगा और उस जमीन को नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो है इसको चिन्हित करेगी, और आवश्यकता पड़े तो उसी जमीन को किसी कंपनी को, जो कंपनी प्लांट लगाना इंडिया में चाहती है, उस कंपनी को वो जमीन दे देगी। तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम के रूप में इसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। 12 से 17 साल के किशोरों के लिए कोवैक्स के उपयोग को मंजूरी। देखिए, ये दवाई के जो उपयोग को मंजूरी दिया है, ये दिया है दवा नियंत्रक
महा महानियंत्रक, भारत के दवा महानियंत्रक, भारत के दवा महानियंत्रक बेसिकली दवा को लेकर के देश भर में सर्वोच्च निकाय है। यानी कौन सा वैक्सीन लोगों को लगेगा, कौन सा वैक्सीन नहीं लगेगा, कौन सा दवाई लगना चाहिए, कौन सी दवाई नहीं लगना चाहिए, इसको लेकर के भारत के दवा महानियंत्रक रेगुलेट करता है या कोशिश करता है, ये जो है डिसीजन लेने का बेसिकली काम करता है। जैसे मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में कौन से सर्वोच्च निकाय है, आरबीआई है, आरबीआई बैंक को रेगुलेट करती है। उसी तरह से दवा को रेगुलेट करती है दवा महानियंत्रक। पुरातात्विक उद्यानों के रखरखाव में भ्रष्टाचार का मामला, सीबीआई ने जो है इसी तरह का कुछ मामला दर्ज किया है जहां पे पुरातात्विक जो जगह है उसको किसी प्राइवेट कंपनी को देने में भ्रष्टाचार किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दो संस्थाएं इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से भ्रष्टाचार के केस हर जगह आते हैं। तो एक संस्था इंपॉर्टेंट है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस पर हमने कई बार चर्चा किया है। और चूंकि पुरातात्विक स्थलों की देखभाल करने का काम करती है एएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। जब भी इस तरह का न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड को देख लीजिए, और बैकग्राउंड में अगर कोई चर्चा में कोई संस्था है तो उस संस्था को जरूर देख लीजिए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन काम करता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के रखरखाव करना। तो जो भी राष्ट्रीय स्तर का प्राचीन स्थल है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे कुछ भी हो, तो प्राचीन महत्व के जो स्मारक है, सारनाथ हो गया, धार्मिक स्तूप हो गया, बौद्ध स्तूप हो गया, जो भी हो, तो वैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और पुरातत्व स्थल की देखभाल करना बेसिकली इस संस्था का काम है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है पुरातत्व स्थल की देखभाल करना और उसका रखरखाव करना। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों को लागू करना भी बेसिकली इसका काम है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1861 में हुआ था, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका स्थापना हुआ था और वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हुआ था और वो इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। वी विद्यापति इसके नए डायरेक्टर जनरल हैं। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अयोध्या वर्डिक्ट जो दिए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो अयोध्या पे निर्णय दिया था, अयोध्या पे निर्णय बेसिकली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर दिया था। तो अयोध्या वर्डिक्ट, अगर आपको जानना है कि अयोध्या विवाद क्या था, तो एक सेपरेट वीडियो मैंने इस पर बनाया था, आप लोग देख सकते हैं, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। बड़ा कदम, गोबर के बैग में पेश किया गया छत्तीसगढ़ का बजट। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा, आई थिंक बीपीएससी को पक्का क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे गोबर से बने हुए बैग में बजट पेश किया गया। तो ये जो बैग दिख रहा है ये गोबर से बना हुआ बैग है और इसमें बजट पेश किया गया है, वो राज्य है छत्तीसगढ़। यही क्वेश्चन पूछ देगा, किस राज्य में बजट गोबर से बने हुए बैग में जाकर के पेश किया गया, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। शहरों में प्रत्येक घर को नल से मिलेगा शुद्ध जल। पिछले वर्ष का जो बजट था, बजट 2021-22, उसमें हमारे देश के विदेश मंत्री ने शहरी जल प्रबंधन को लेकर के अगले 5 साल में शहरी जल प्रबंधन को लेकर के 2.87 लाख करोड़ रुपया जारी किया था। अच्छा खासा अमाउंट था। 2,87,000 करोड़ रुपया जारी किया गया था शहरी बजट को लेकर के। तो अब देखिए योजना क्या है। योजना ये है कि मान लीजिए
कि क्या कुछ ऐसा प्रोविज़न हो सकता है कि आपके घर में नल में ही कुछ इस तरह का सेटिंग किया जाए कि आपके घर में जो पानी आए वो सारा का सारा पानी शुद्ध होकर चला जाए या शुद्ध हो जाए डायरेक्टली ऑटोमेटिकली। तो इस तरह के काम जो कुछ स्टार्टअप कर रही है सरकार, उस स्टार्टअप को इनवाइट कर रही है कि आप आइए, प्रत्येक घर को जल से जल मिलेगा, शुद्ध जल, यानी घर में ही हम शुद्ध जल की व्यवस्था करवा देंगे। ऐसा नल रहेगा कि जो शुद्ध जल प्रोवाइड करें, यानी जो पानी नल में पानी आया है उस पानी को प्यूरिफाई करके प्रोवाइड करें। ऐसे नल का प्रोविज़न किया जाए, ऐसे नल की व्यवस्था किया जाए। और इसके लिए सरकार ने कई स्टार्टअप कंपनियों को आमंत्रित किया। देखिए, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके मेंस में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़िएगा। लक्ष्मीकांत के बुक में दिया रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री विवाद, कहीं न कहीं केंद्र और राज्य विवाद की झलक आपको दिखेगी, क्योंकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है और राज्य का प्रतिनिधि कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री विवाद जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंधों हैं उस संबंधों की परिणति आपको दिखती है। लक्ष्मीकांत में एक सेपरेट बुक चर्चा किया गया है इस टॉपिक को लेकर के, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के। आप लोग जरूर देखिएगा। केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की भूमिका, ये टॉपिक पे कई बार स्टेट पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी में तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपीएससी में भी लगातार क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक पे। बीएसएफ ने फायरिंग कर गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है फायरिंग करके। और इस तरह से ड्रोन पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में भेजता रहा है। कई सारे ड्रग्स जो होता है, खास करके पंजाब के क्षेत्र में आप देखेंगे तो पाकिस्तान से हमारे यहाँ ड्रग्स आता है ड्रोन के माध्यम से। और यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा है उसकी सुरक्षा करता है बीएसएफ के जवान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान। नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा सुरक्षा करता है एसएसबी के जवान, सशस्त्र सीमा बल के जवान। इसी तरह से म्यांमार के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है असम राइफल के जवान। और चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है आईटीबीपी के जवान। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है। कोरोना संकट में भी बच्चों की पढ़ाई पे नहीं टूटा जज्बा। देखिए, एक रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस को 2020-21 की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि स्कूली शिक्षा में प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक नामांकन बढ़ा है। तो कोरोना के बावजूद नामांकन हमारे देश में प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक बढ़ा है। 2019-20 की तुलना में 2020-21 में 28 लाख छात्रों ने अधिक नामांकन करवाया। तो इसको बेसिकली आप लोग देख लीजिएगा। पाकिस्तानी छात्र ने मदद के लिए भारत व पीएम मोदी का कहा शुक्रिया। देखिए, भारत ही नहीं, अगर आप देखेंगे ऑपरेशन गंगा के तहत हम भारत ही नहीं, पाकिस्तान के छात्रों को भी हम वहाँ से बाहर एवैक्यूएट किए, निकाले हैं। और वो लोग भी कहीं के भारत का फ्लैग लगा करके वो लोग भी बचने का कोशिश करता था। मतलब भारत का फ्लैग लगा करके वो भी भारत के झुंड में शामिल हो जाता था और इस तरह से कहीं ना कहीं वो लोग भी बाहर निकला। तो भारत के अगर आप एम्बेसी को देखिएगा तो भारत के एम्बेसी ने पाकिस्तान के लोगों का भी मदद किया, पाकिस्तान के छात्रों का भी मदद किया, बांग्लादेश के भी छात्रों को मदद किया है और आसपास के कई अन्य देशों के छात्रों का मदद किया। तो इस तरह से भारत का जो है एक वैश्विक प्रभाव ये आपको दिखेगा। अमेरिका ने छेड़ा आर्थिक युद्ध, इसको आप लोग पढ़िएगा, इसको लेकर के एडिटोरियल है, 3-4 पॉइंट मैं आपके साथ एडिटोरियल में ही डिस्कस करूंगा। जामनगर में बनेगा डब्ल्यूएचओ का वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र। वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया है डब्ल्यूएचओ का वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र, वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये जो डब्ल्यूएचओ का पार्ट है ये बनेगा गुजरात के जामनगर में।
अमेरिका की अनुचित अपेक्षा उपेक्षा और अपेक्षा, ये जो वर्ड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। उपेक्षा मतलब होता है अपमान करना। एक बार एक राजनेता ने शपथ में अपेक्षा की जगह उपेक्षा बोल दिया था, तो मंत्री पद की शपथ के दौरान उन्होंने अपेक्षा की जगह उपेक्षा बोल दिया था। उपेक्षा मतलब होता है अपमान करना, और अपेक्षा मतलब होता है अपेक्षा, आपसे अपेक्षा है मतलब आपसे हमको विश्वास है, या आपसे अपेक्षा है मतलब क्या बोले, अपेक्षा मतलब होता है कि आपसे अपेक्षा है, मतलब देखिए एग्जैक्ट वर्ड मैं भूल रहा हूँ कि क्या मैं इसको बोलूँ, लेकिन मतलब आप पे भरोसा है। एक तरह से नहीं होता कि आप पे अपेक्षा मतलब आप पे हमको भरोसा है, तो अपेक्षा का मतलब होता है एक तरह से भरोसा, और उपेक्षा का मतलब होता है अपमान। अमेरिका की अनुचित अपेक्षा, विश्व नए शीत युद्ध की आहट में है, दुनिया एक अलग धुरी में बट गया। इस तरह से कोरोना और जो ये रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई है, ये दो लड़ाई आपको, कोरोना की और रूस यूक्रेन की, ये दोनों चीज़ें आपको ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आपको दिखाएगा। अब दिखेगा आने वाले 3-4 साल में, 5 साल में आपको ये चीज़ें आपको दिखेगी कि किस तरह से विश्व जो है एक अलग धुरी में बढ़ जाएगा, और ख़ास करके अमेरिका की ग्लोबल प्रतिष्ठा काफ़ी कम होगी। अमेरिका की ग्लोबल प्रतिष्ठा कम होगी, इसका रीज़न भी है कि क्या अब ताइवान अमेरिका पे भरोसा करेगा, कि ताइवान पे जब चीन अपना अधिग्रहण करेगा तो ताइवान की मदद के लिए अमेरिका आएगा? बिल्कुल नहीं। ताइवान अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता कि जब चीन ताइवान पे हमला करेगा तो ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका आएगा, इस बात की भरोसा अब ताइवान नहीं करेगा कभी। चलिए ताइवान नहीं करेगा, अब मान लीजिए क्या जापान भरोसा करेगा कि अमेरिका उसकी मदद कर सकता है? क्या जापान अमेरिका पे भरोसा कर सकता है? अब बिल्कुल नहीं, जापान भी अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता है, बल्कि जापान तो अमेरिका को लगभग $10 बिलियन प्रत्येक वर्ष अपनी सिर्फ सुरक्षा के लिए देता है। बावजूद जापान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता कि अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। इसलिए जापान के प्रधानमंत्री ने मांग किया था, पूर्व प्रधानमंत्री ने मांग किया था, शिंजो आबे ने मांग किया है कि हमको आप न्यूक्लियर हथियार दीजिए। इसी तरह से विश्व में कई सारे देशों को अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी दिया, जिसमें जापान है, जिसमें ताइवान है, जिसमें फिलीपींस है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, और भी कई सारे देश हैं। तो ये देश की भरोसा कहीं न कहीं अब अमेरिका पे कम होगा। अमेरिका का वैश्विक प्रभाव लगातार कम हो रहा है। तो देखिए अब एडिटोरियल पे लौटते हैं। तो विश्व नए शीत युद्ध की आहट में है। अमेरिका का पहले कितना रुख है? अमेरिका का देखिएगा शीत युद्ध के समय में जो रुख था, और शीत युद्ध के समय में अमेरिका का एग्जैक्टली यही रुख था, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। तो ये शीत युद्ध के दौरान भी अमेरिका का ये रणनीति था। 1991 से पहले भी अमेरिका की ये रणनीति थी। भारत जो है ना तो अमेरिका के पक्ष में था और ना ही रूस के पक्ष में था, तो भारत न्यूट्रल था, लेकिन अमेरिका ने भारत को हमेशा रूस के पक्ष में माना, क्योंकि अमेरिका का यही पॉलिसी रहा था कि आप हमारे साथ नहीं हैं, इसका मतलब हमारे खिलाफ हैं। तो इसलिए अगर आप देखिएगा कि 1971 का अगर वार देखिए, या 1950 से लेकर के 90 तक की घटनाओं का आप एनालिसिस कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उस समय में अमेरिका ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। अगर आज पाकिस्तान एटम बम भी बनाया है तो कहीं ना कहीं अमेरिका उसमें भी सपोर्ट किया। अब तो कई सारे डॉक्यूमेंट रिलीज हुए हैं, या पता चला हम लोगों को कि अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान परमाणु बम नहीं बनाता। बहरहाल रूस, चाहे रूसी आक्रमण हो या पश्चिमी देशों द्वारा रूस पे प्रतिबंध द्वारा आर्थिक युद्ध, दोनों ही सही नहीं है। तो राइटर का कहना है या तो रूस का यूक्रेन पे आक्रमण हो, वह भी सही नहीं है, और पश्चिमी देशों का जो रूस पे इतना आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया है वो भी सही नहीं है। पश्चिमी देशों ने रूस पे जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, अमेरिका ने जो रूस पे आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, उससे विश्व में क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी बढ़ गया। $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का कीमत हो गया है। 2008 में इससे पहले वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, और 2008 के बाद इतना दाम नहीं बढ़ा था।
तो पिछले 14 वर्ष में सबसे अधिक कच्चे तेल की कीमत में उछाल वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि $130 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत हो गया है, जो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे अधिक तेल की कीमत है। इसके अलावा देखेंगे आप, अमेरिका रूस के खिलाफ भारत का साथ चाहता है। भारत यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंड किया है। भारत जो है ना तो अमेरिका के पक्ष में है और ना ही रूस के पक्ष में है, तो भारत न्यूट्रल स्टैंड यहाँ भी ले रहा है। लेकिन अमेरिका वही जिद पे अड़ा हुआ है कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, और इसके लिए बहुत सारा हथियार का प्रयोग अमेरिका नॉर्मली करता है। अगर आप देखिएगा इस चीज़ को, जैसे S-400 मिसाइल हमने परचेज किया है रूस से, तो वैसे कंडीशन में अमेरिका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे ही सही हमें ये हमेशा जताने की कोशिश करता है कि हम काटसा के तहत आप पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। काटसा के बारे में कल भी मैंने डिस्कस किया है कि काटसा अमेरिका का एक एक्ट है जो 2017 में पारित हुआ है, और उस एक्ट में सिंपली ये बात कहा गया है कि वैसे देश जो रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया से कोई भी हथियार परचेज करेगा उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। तो काटसा के थ्रू अमेरिका इंडिया पे प्रतिबंध लगा सकता है। इस बात को लगातार कहीं ना कहीं अमेरिका जताने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि बाइडेन प्रशासन ने कभी ना तो चीन की आलोचना किया है और ना ही पाकिस्तान को लेकर के कोई कड़ा रुख अपनाया है। तो भारत के पक्ष में जो है बाइडेन प्रशासन बहुत खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन भारत से हेल्प चाहता है बाइडेन प्रशासन। बाइडेन प्रशासन ये चाहता है कि रूस के मुद्दे पे अमेरिका का साथ दे भारत। तो हमारा साथ आप नहीं दीजिएगा, लेकिन हमसे साथ की आप अपेक्षा कीजिएगा। राइटर का कहना है कि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पे ध्यान देनी चाहिए। ये सब टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, हमें हमारा स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहिए। यानी हम किससे हथियार लेंगे, किससे नहीं लेंगे, किससे युद्ध करेंगे, किससे नहीं करेंगे, कहाँ किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, ये हमारी ऑटोनॉमी है। इसमें हम अमेरिका की नहीं सुनने वाले हैं या रसिया की नहीं सुनने वाले हैं। हमारा जो अपना इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट के अनुसार हम काम करेंगे। तो यही 3-4 पॉइंट इस एडिटोरियल में कहा गया। हालांकि इसको पढ़िएगा, एडिटोरियल पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसको आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई आर्थिक चुनौतियां, इसको भी आप लोग पढ़िएगा। लेकिन 3-4 पॉइंट जो यहाँ पे बेसिक चर्चा किया गया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। रूस विश्व की 13% पेट्रोलियम और 17% प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, अमेरिका ने रूस पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। तो ये जो 13% विश्व के पेट्रोलियम और 17% प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है, यूरोप के देश अगर आप देखेंगे, जर्मनी वगैरह देखेंगे, ये पूरी तरह से रूस पे डिपेंड है प्राकृतिक गैस को लेकर के। भारत तो उतना डिपेंड नहीं है, लेकिन यूरोप के कई सारे देश डिपेंड है। तो ऐसे कंडीशन में बिना सोचे समझे अमेरिका के द्वारा रूस पे आर्थिक प्रतिबंध लगा देने से अमेरिका के जो क्लोजेस्ट एलाई वगैरह हैं, नाटो के देश हैं, कहीं ना कहीं वो भी वहाँ में महंगाई बढ़ेगी या बढ़ रही है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल और 55% गैस का आयात करता है, जिसमें कुछ मात्रा में हम रूस से भी आयात करते हैं, कुछ मात्रा में हम यूक्रेन से भी आयात करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में विश्व में पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही है। $130 प्रति बैरल पेट्रोलियम की कीमत हो गई है। 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद यह सबसे अधिक पेट्रोलियम की कीमत है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि तेल की कीमत बढ़ रही है, और तेल की कीमत बढ़ रही है, उससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि विमान टरबाइन की कीमत में, विमान टरबाइन जो होता है, जो विमान में जो ईंधन होता है, उस ईंधन की कीमत में 19% की वृद्धि हुई है। इससे विमान के किराए में लगभग 30 से 35% वृद्धि होगी। तो विमान का जो प्लेन होता है, उस प्लेन के किराए में भी 30 से 35% वृद्धि होगी। और साथ ही साथ भारत अपनी खाद्यान्न तेल का, जो हम खाने का तेल प्रयोग करते हैं, उसका 70% हम विदेश से आयात करते हैं। और सूरजमुखी जो तेल होता है उसका 70% तो हम यूक्रेन से आयात करते हैं। तो ऐसे में खाने का तेल जो होगा वो भी महंगा होगा।
और खाने के तेल को लेकर के लगातार एडिटोरियल आ रहा है, लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि सरकार कई वर्षों से कोशिश कर रही है कि खाद्यान्न सेक्टर में, खाद्यान्न तेल में खास करके हम आत्मनिर्भर हो, इसलिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए लगा करके पाम ऑयल मिशन स्टार्ट किया था, राइट। तो यही सब कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से रूस यूक्रेन की लड़ाई का इम्पैक्ट इंडिया पे हो रहा है और विश्व पे इसका इम्पैक्ट होगा। विश्व आज इंटरकनेक्टेड है, हर एक देश एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में विश्व में अगर कहीं भी कोई भी मुश्किल होगा या कोई भी वहाँ पे समस्या होगा तो उसका पूरे विश्व पे इम्पैक्ट पड़ेगा। रूस यूक्रेन की लड़ाई का इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है, पूरे विश्व पे पड़ेगा। प्राकृतिक संपदा का स्वामी यूक्रेन। देखिए, यूक्रेन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रसायन का स्रोत है। लिथियम का यूक्रेन में भंडार है और लिथियम जो है आपको इलेक्ट्रिक वाहन के लिए सबसे उपयोगी सामग्री है लिथियम। तो लिथियम के द्वारा ही इलेक्ट्रिक वाहन जो है बनाया जाता है और लिथियम का भंडार है कहीं के यूक्रेन में। तो राइटर का कहना है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई का एक रीजन यूक्रेन में लिथियम भंडार भी है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद से। रूस यूक्रेन युद्ध से उभरते सवाल, मुझे एक टॉपिक बनाना था, एक सेपरेट वीडियो बनाना था, लेकिन समय नहीं बन पाया, मैं बना नहीं पाया, लेकिन कोशिश करूंगा आज मैं एक सेपरेट वीडियो इन सब टॉपिक पे बनाया जाए। इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ विशेष नहीं है लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब सिंचाई के लिए इस्तेमाल होगा औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषित जल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको लेकर के मंजूरी दिया है। जो औद्योगिक इकाइयाँ, जो कंपनी वगैरह, जो प्लांट है, वहाँ का जो पॉल्यूटेड जल होता है उसको साफ करके उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए हो, ये निश्चित तौर पे सकारात्मक कदम है। और इसको लेकर के सीपीसीबी ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया। बिजनेस पेज पे कोई खास न्यूज़ नहीं है, 3 न्यूज़ है। एक ये है, एलआईसी का आईपीओ सेबी ने किया मंजूरी। एलआईसी को लेकर के लगातार हम लोग चर्चा करते हैं और आईपीओ, एलआईसी का आईपीओ जारी होगा, इसको लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है और कई समय से, लगभग 6 महीना से लगभग ये चर्चा में। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में जाती है तो अपना आईपीओ जारी करती है, तो इसी को कहा गया एलआईसी अब शेयर मार्केट में आएगी, अपना उन्होंने आईपीओ जारी किया और इसको लेकर सेबी ने मंजूरी दे दिया। बाकी बजट को पूरी तरह से जमीन पे उतारने में जुटे हैं पीएम मोदी, इसको भी देख लीजिए। और ये जो पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जीएसटी के फर्जीवाड़े को रोकने की तैयारी, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा उस पॉइंट में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक आपने बनाया होगा उसमें इसको ऐड कर लीजिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस तरह से प्रशासन को बेहतर किया जा सकता है या जीएसटी फर्जीवाड़ा को रोका जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।